आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ बीजेपी मुख्तार अब्बास नकवी साहब। आपका इस्तकबाल है। यू वेलकम टू माय शो हम बदलेंगे देश बदलेगा। शुक्रिया। टू स्टार्ट विथ, आज के इस माहौल में जब करप्शन की बात की जाती है, अन्ना हजारे जैसे लोग आम आदमियों में से उभर कर हिंदुस्तान के कैनवस पर एक जगह बनाते हैं। आपको कैसे लगता है कि जो करप्शन का इशू था उसको एक आम आदमी ने हाईजैक कर लिया है? नहीं, मैं इसको हाईजैक करने के तौर पर नहीं देखता। ये बात सही है कि पूरे मुल्क में करप्शन को लेकर लोगों में गुस्सा है, नाराज़गी है और लोग ये बात महसूस कर रहे हैं। ख़ासतौर से पिछले 6 सालों में अगर आप देखें तो नटवर सिंह जी सरकार से हटते हैं करप्शन के मामले में, फिर राजा हटते हैं तो शशि थरूर हटते हैं, सीवीसी को हटाया जाता है, कई मिनिस्टर्स पर करप्शन के सीरियस चार्जेस होते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई इससे लड़ने की नीयत नहीं दिखती। हिंदुस्तान एक बहुत खूबसूरत डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ये बात तो सही है, लेकिन खूबसूरत भी है। और उसी का नतीजा है कि 50% से ज़्यादा मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट 5 साल के बाद जब चुनाव होते हैं तो उसमें हार जाते हैं और लगभग सभी जगहों पे 5 साल में सरकारें बदलती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं। जो सरकारें अच्छा काम करती हैं वो कंटिन्यू रहती हैं। अगर सरकारें लोगों के कसौटी पर पूरी नहीं उतरती तो लोग उसको उतार फेंकते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि इसे आम आदमी की मुहिम कह सकते हैं, लेकिन अन्ना हज़ारे जी न कोई लोकनायक जयप्रकाश नारायण है और न महात्मा गांधी। अन्ना हज़ारे जी ने जो आंदोलन था उस आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी की है, आंदोलन को लीड नहीं किया है। ये कैसे कह सकते हैं कि एक लोकपाल बिल हिंदुस्तान में फैले हुए करप्शन को रोकने में कामयाब होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। आज लोकपाल बिल की ज़रूरत है। एक मजबूत कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो लोकपाल के तौर पर हो और करप्शन के तमाम पहलुओं को देखे भी और लोगों को सज़ा भी दे सके। लेकिन इस बात को हमें देखना होगा कि हिंदुस्तान कोई अरब की स्ट्रीट नहीं है, हिंदुस्तान कोई अनडेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, हिंदुस्तान में कोई इस तरह का निज़ाम नहीं है कि साहब यहाँ पर कोई तानाशाह बना हुआ है। यहाँ पर एक चुनी हुई सरकार है और अभी की सरकार तो एक कमज़ोर सरकार है जिसको पार्लियामेंट में भी पूरा सपोर्ट नहीं है। तो ऐसी सरकार को के ख़िलाफ़ मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़े क्रांति की ज़रूरत है। ये सरकार खुद अपने आप ये महसूस करने लगी है कि इस सरकार को लोग उखाड़ के फेंकने वाले हैं 2-3 साल के अंदर। इसलिए ये सरकार, अब इस सरकार पर ये वक्त है कि जिसपे कि अपोजिशन मिलकर के और भी सिविल सोसाइटी जो कहती है अपने को, वो मिलकर के दबाव डाले कि जो करप्शन का एक सैलाब है जिसमें पूरी तरह से सर से पैर तक ये सरकार डूब चुकी है, उस करप्शन पर रोक लगाई जा सके और जो करप्शन में इन्वॉल्व लोग हैं उनको सज़ा दिलाई। क्या वजह है कि करप्शन को इतनी तरह स्ट्रांगली अपोज करने वाली भारतीय जनता पार्टी एनडीए गवर्नमेंट जो पहले थी और वो फेल हो जाती है अपने चीफ मिनिस्टर को खुद उतारने के लिए? देखिए, जो करप्शन के चार्जेस बेंगलोर में या कर्नाटक में लगे, उन करप्शन के चार्जेस पर एक मिनिस्टर के ख़िलाफ़ लगे थे। वो सही है गलत है उसमें कोई अभी तक किसी तरह की कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो उस पर एक चार्ज लगा था और जब वो चार्ज लगा तो उसके बाद फ़ौरन ही वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने उस मिनिस्टर को, जिन मिनिस्टर्स के ख़िलाफ़ चार्ज था, उन मिनिस्टर को हटा दिया। चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ किसी तरह का कोई चार्ज नहीं, एक सिर्फ वो मुद्दा है जिसमें कि ज़मीन के अलाटमेंट का मुद्दा है और वो ज़मीन के अलाटमेंट की जब बात आई तो उन्होंने फ़ौरन उसको कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर वो बहुत छोटी से एक छोटा सा एक इशू है। लेकिन जहाँ तक सवाल है इस पूरे के पूरे सिस्टम में, मैं मानता हूँ कि कहीं पर भी स्टेट में अगर करप्शन हो, सेंट्रल में करप्शन हो, किसी भी सरकारी या गैर सरकारी इदारे में करप्शन हो, तो उसके ख़िलाफ़ इफ़ेक्टिव कदम उठाने चाहिए। इसमें चाहे मेरी सरकार हो, चाहे इनकी सरकार हो, चाहे किसी की सरकार हो। पॉलिटिकल पार्टीज खुद जब नुमाइंदों को खड़ा करते हैं इलेक्शंस में, उनका सिलेक्टिव प्रोसीजर जो है वो शायद उसमें कोई कमी है जिसकी वजह से हम सही नुमाइंदों को पार्लियामेंट में नहीं भेज सक रहे हैं। देखिए, अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो नुमाइंदे चुनती हैं, जिनको इलेक्शंस में उम्मीदवार बनाती हैं, उसमें जिताऊ उम्मीदवार होने चाहिए, टिकाऊ हो या ना हो। आज ये क्राइटेरिया बन गया है और जिताऊ उम्मीदवार वो होता है जिसके पास पैसा हो, जिसके पास ताकत हो, जो मतलब जिसे हिंदी में कहते हैं धन बल और बाहुबल, जिनके पास जो है वो ताकत भी होती है और पैसे की भी ताकत होती है। ये बात सही है कि इस वक्त इलेक्शंस में
ब्लैक मनी की ताकत बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा। कॉमन आदमी जो है वो जब इलेक्शन लड़ता है तो वो सोच भी नहीं सकता कि वो मतलब जो इलेक्शन का पार्लियामेंट में इलेक्शन का 40 लाख रुपया अभी इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है और असेंबलीज़ में 16 लाख रुपया। तो 40 लाख 16 लाख मैं मानता हूँ कि सफिशिएंट है इलेक्शंस में किसी भी कैंडिडेट के लिए खर्च के लिए। लेकिन आज 40 लाख में एक दिन का खर्च पार्लियामेंट के इलेक्शन में लोग नहीं कर पाते। नकवी साहब, ये एक बहुत अहम मुद्दा है और अब जो इलेक्शंस चल रहे हैं असेंबलीज में, मैं उस पर आऊँगा और करप्शन पे और कैश जो वोट खरीदा जाता है कैश के साथ, उस पर बात करेंगे। नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे। नाजरीन, आपका इस्तकबाल है फिर एक बार हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब से। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, आपने अभी ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हेल्पलेस हैं, हेल्पलेस ने सेलेक्ट करने में नॉन क्रिमिनल नॉन करप्ट लोगों को, क्योंकि पैसा चलता है। हिंदुस्तानियों के एकजुट होकर एक आवाज़ करप्शन के खिलाफ उठाने के बावजूद हमने देखा कि वोट कैश से खरीदे जा रहे हैं और इलेक्शन कमिश्नर ने कैमरास पर टन्स ऑफ कैश को दिखाया। ये एक बहुत मायूब बात है। क्या ये इशारा करता है कि वोटर को भी ये मालूम हो गया है कि हमारे वोट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, हमें अपने वोटों का भी दाम बढ़ाना होगा? वोटर्स को तो हमेशा ये मालूम था कि उसके वोटों की ताकत भी क्या है, वैल्यू भी क्या है। लेकिन मैं एक चीज़, ये बात बहुत दुख की बात है, ये पहला इलेक्शन होगा, हालांकि पहले भी होता रहा होगा, जिसमें कि 150 करोड़ रुपया तो कैश पकड़ा गया है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदों के ज़रिए, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो असम में हो, चाहे तमिलनाडु रहा हो, चाहे केरला हो। यहाँ पर तमाम जगहों पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदों से 150 करोड़ रुपया उससे ज़्यादा पकड़े गए हैं। यानी कि आप सोचिए कि जब रात है इतनी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा। जब ये 150 करोड़ रुपया सिर्फ छोटे से पकड़े गए हैं तो आप इसका ऐसा आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने रुपए पानी की तरह बहे होंगे। ये एक बहुत ख़राब चीज़ है, मायूसी की बात है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये जो पैसों का चलन है या पैसों का जो खेल शुरू हुआ है, उसके लिए अगर कोई एक सबसे ज़्यादा बड़ा जिम्मेदार है तो वो टी.एन. शेषन ने एक डंडा निकाला अपने हाथ में और डंडा निकाल करके उन्होंने कहा कि इलेक्शन में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेसी का एक फेस्टिवल होता है जी। उसमें झंडे भी होने चाहिए, बैनर भी होने चाहिए, जुलूस भी होने चाहिए, गाड़ियाँ भी होनी चाहिए, लाउड स्पीकर भी होना चाहिए, तब लगता है कि हाँ ये डेमोक्रेसी का कोई फेस्टिवल हो रहा है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि कोई झंडा नहीं लगाएगा, कोई बैनर नहीं लगाएगा, कोई पोस्टर नहीं लगाएगा, कोई किसी तरह से जुलूस नहीं निकालेगा, कोई सब पब्लिक मीटिंग जो है वो इतने बजे से इतने बजे तक नहीं करेगा। आप याद करिए कि पहले जो है 12 बजे रात एक बजे रात तक मीटिंगें हुआ करती थी इलेक्शंस की। तो ये जो पाबंदियाँ लगीं, पाबंदियाँ तो लग गई, सड़कों पर जो है इलेक्शन का माहौल नहीं दिखता, लेकिन जिन बोरों में लोग पर्चे बांटते थे अपने कैंपेन के, उन बोरों में लोगों ने पैसे बांटने शुरू कर दिए। बस नकवी साहब, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा और मेरे जहन में एक बात आ रही है कि इलेक्शन जीते जाते हैं परफॉर्मेंस के बेसिस पर। बिल्कुल, कोई पॉलिटिकल पार्टी का चाहे स्टेट में हो सेंटर में हो, 5 साल जब हुकूमत करती है, उसके स्कीम्स और जो रिलीफ हिंदुस्तानियों को मिलता है उसके प्रोग्राम्स के तहत अचीवमेंट्स के बुनियाद पर उसको वोट मिलने चाहिए। वोट मिलने के लिए ये पैरामीटर नहीं होना चाहिए कि पोस्टर्स बड़े हों और जो है लोगों को कैश दिया जाए, पर हमारी जो इनबिल्ट रिक्वायरमेंट है कि हम एक गवर्निंग गवर्नमेंट दें, परफॉर्मिंग गवर्नमेंट दें, वो फेल होने के बाद हमें पोस्टर की जरूरत पड़ती थी होगी पहले? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में आपने जो कुछ किया है अचीवमेंट, उस अचीवमेंट को बताने के लिए आपको पोस्टर्स की भी ज़रूरत होगी, पब्लिक मीटिंग्स की भी ज़रूरत होगी, बैनर्स की भी ज़रूरत होगी, झंडों की भी ज़रूरत होगी, और लोगों तक पहुंचने के लिए अपनी बात को कहने का मौका भी चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि अब आज मीडिया की बहुत बड़ी ताकत हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, प्रिंट पहले भी था, अब और बढ़ गया है, ये सारी ताकतें हैं, उसके बावजूद क्या ज़रूरत है? नहीं, ऐसा नहीं है। आज भी
कॉमन आदमी गांव में चौक चौराहों चौपालों पर आज भी लोगों को यही जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे या कैंडिडेट जितना लोगों तक पहुंचते हैं, डोर टू डोर जिस तरह कैंपेन होती है, एक बहुत छोटी सी बात है जो सच्चाई है। अगर एक मोहल्ला है जी और उस मोहल्ले में सारे घरों पर एक पर्टिकुलर पार्टी का झंडा कांग्रेस का लग गया है या बीजेपी का लग गया है या किसी और पार्टी का लग गया है, तो दूसरी पार्टी कहती है ये मोहल्ला तो कांग्रेस वालों का है, कांग्रेस वालों का लगता है, दिख रहा है कांग्रेस का माहौल यहाँ बहुत है। दूसरा जो है वो अगर कहीं किसी और पार्टी का लग गया तो कहते हैं साहब यहाँ माहौल है। यानी कि जो लोग झंडा लगाते हैं वो मन बना के लगाते हैं कि भाई इस पार्टी को देना। अब क्या होने लगा कि झंडे तो नहीं लगते, रात में नोटों की बोरियां लोगों तक पहुंचने लगती हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि लोग बहुत ज़्यादातर लोग जो है वो उस नोटों की वजह से जो है वोट दे देते हैं। ये हम कह नहीं सकते कि एक ही पार्टी का गेम है, कई पार्टी होगा, कई हर पार्टी का यही काम आपके लोग जो बिक जाएंगे साहब, आपकी पार्टी के लोग बिक जाएंगे। ये बात गौर करने की जरूरत है कि हिंदुस्तानी बिकता क्यों है? नहीं, बिकता नहीं है। अगर वोट पैसे लेकर वोट दे रहा है तो वो वहां पे कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, अपने माइंड को चेंज करना पड़ता है। वो इतनी बड़ी बात है कि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम को इतना स्ट्रांग मानते हैं, पार्लियामेंट में अपने आदमी भेजते हैं। मैं एक बात बताऊं, ये अगर इस डेमोक्रेसी की, ये पूरी दुनिया में अमेरिका बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, वहाँ पर कैंडिडेट्स जब चुनते हैं दो पार्टियों के बीच में सिर्फ कैंडिडेट्स के इलेक्शंस डेलीगेट्स करते हैं। मैं उस वक्त था, येल यूनिवर्सिटी में था, उस वक्त मुझे पता लगा कि साहब ये जो क्लिंटन है और बराक ओबामा है, इनके बीच में कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन हो रहा है उसमें जो है वो पैसे चल रहे हैं कि साहब इसको कैंडिडेट ना बनने दो, इसको कैंडिडेट बनने दो, पब्लिक तो बाद में वोट करेगी। तो ये एक कहीं की बीमारी आई है। जिस तरह से पैसे बढ़े हैं, हमारी इकोनॉमी, दुनिया की इकोनॉमी कम स्ट्रांग हुई है, उस तरह से इलेक्शन की इकोनॉमी भी थोड़ा बढ़ी है। अब अन्ना हजारे साहब इतने बड़े मूवमेंट के बाद, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वो एक नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट बार बार कहकर सोशल एक्टिविस्ट और सिविल सोसाइटीज़ की मदद से हिंदुस्तानियों को जोड़कर एक बात को समझाने में बहुत हद तक कामयाब हुए। आपको कैसे लगता है कि ऐसे लोग कैसे अपने दायरे से बाहर निकलकर कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं जिनको पॉलिटिकल कलर दिया जाता है? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं मानता हूं कि अन्ना हजारे साहब कोई उनको किसी ने ये अख्तियार नहीं दिया है कि वो किसी को सर्टिफिकेट दें जी। अगर वो सो कॉल्ड अपने से सेल्फ मेड चैम्पियन है किसी भी कॉज के, तो वो हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो किसी को कहें कि ये चीफ मिनिस्टर बहुत अच्छे हैं, ये चीफ मिनिस्टर बहुत ख़राब है, ये सरकार, ये पॉलिटिशियन बहुत अच्छे हैं, ये पॉलिटिशियन बहुत ख़राब है, या सारे पॉलिटिशियन बेईमान हैं। मुझे लगता है कि ये डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं उनकी नासमझी है। मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा ब्रेक लूँगा। नाज़रीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम वापस आएंगे, बात करेंगे उस पर जो स्टेटमेंट्स अन्ना हजारे ने दिए हैं नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को प्रेस करते हुए और नीतीश कुमार की गवर्नमेंट को प्रेस करते हुए। कहां तक वो सच थे, कहां तक थे, हम जानने की कोशिश करेंगे। आप वापस आइए। नाजरीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब से। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, अन्ना हजारे ने नरेंद्र मोदी के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को बहुत प्रेस किया है, उन्होंने नीतीश कुमार की गवर्नमेंट को भी प्रेस किया है। मैं एक छोटा सा आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए, क्या हिंदुस्तान में या कहीं भी दुनिया में सिक्योरिटी फॉर लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज मोर इम्पॉर्टेंट और जस्ट द डेवलपमेंट? सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी। अगर समाज सिक्योर होगा, महफूज होगा, उसमें एहसास सिक्योरिटी होगी, तो वो तरक्की पे भी रास्ते में जा सकता है। अगर लोग अपने आप को सिक्योर नहीं समझेंगे, लोग समझेंगे कि हमारी ज़िंदगी ही पूरी तरह से महफूज नहीं है, तो तरक्की किस चीज़ के लिए? बेशक। इसलिए मैं मानता हूँ सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके साथ साथ तरक्की के रास्ते बनते हैं, रास्ते चुने जाते हैं। आप ये महसूस नहीं करते एज ए पार्टी, एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी, कि हम कहीं हमारे भाइयों को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उनकी हिफाजत करने में चूक गए? देखिए, चाहे वो गोधरा हुआ हो या गोधरा के बाद की वारदात हुई हो, मैं मानता हूँ कि उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है।
हिंदुस्तान में इन 65 सालों में 50,000 से ज़्यादा छोटे बड़े कम्युनल राइट हुए हैं। चाहे मलियाना हुआ हो, चाहे भिवंडी हुआ हो, चाहे अहमदाबाद में इससे पहले हुआ हो, बड़ौदा में हुआ हो, हैदराबाद हुआ हो, मुंबई हुआ हो, या पूरे मुल्क के तमाम गोशों में, तमाम कोनों में हुआ हो। और अफसोस की बात यह है कि उस 50,000 से जो छोटे बड़े कम्युनल राइट हुए हैं, उन 50,000 छोटे बड़े कम्युनल राइट्स में सबसे ज़्यादा अगर कोई मारा गया है तो वो बेचारा मुसलमान। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकारी आंकड़े स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं। आपको याद होगा कि वो यूपी में लोग जो है वो पीएससी को बहुत, ख़ासतौर से मुसलमान तो बहुत ही नाराज़ रहता था, कहता था पीएससी को डिज़ाल्व करना चाहिए, पीएससी ख़त्म करना चाहिए कि पीएससी कम्युनल फोर्स है। इसी तरह से मुल्क के और हिस्सों में भी इस तरह की आवाज़ें उठी हैं। तो ये मैं सिर्फ एक गुजरात जो हुआ उसका जस्टिफिकेशन नहीं है, ये बात मैं मानता हूँ। गुजरात में जो हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुल्क के तमाम हिस्सों में इस तरह की जहनियत है और उस जहनियत से हमें लड़ने की ज़रूरत है। उसमें कोई किसी पार्टी या किसी पर्टिकुलर इंसान वो जहनियत का नुमाइंदा नहीं है, वो पूरी की पूरी जहनियत हर तरफ हर जगह फैली हुई है। और हम जब बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी सेकुलर पार्टी है, उससे बड़ी कोई सेकुलर पार्टी अपने आप को कहती नहीं। आज कांग्रेस पार्टी की हुकूमत है 6-7 साल से, उनकी सरकार में देखिए मुस्लिम नुमाइंदगी देख लीजिए आप, उनकी 15 माइनॉरिटीज़ के मिनिस्टर्स हैं, उसमें 2 मुसलमान हैं जी। 13 जो है वो या तो ऑन डेपुटेशन है और या फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी के या और है, लेकिन है माइनॉरिटी कहे जाएंगे साहब, माइनॉरिटी हमने तो 15 माइनॉरिटी मिनिस्टर्स रखे जी। तो ये, और इस मुल्क में 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं, अब तो और मुझे लगता है बढ़ गए होंगे। मुझे कभी कभी तो एक और भी, मैं एक बार पार्लियामेंट में मैंने ये बात कही, मैंने कहा पहले भाई ये तय कर लो कि इस मुल्क में है कितने मुसलमान। कोई कहेगा जी 13 करोड़, कोई कहेगा जी 14 करोड़, कोई कहेगा 12 करोड़, कोई कहेगा 17-18 करोड़ कह रहे हैं। नहीं, मैं भाई 16-17 करोड़ तो मैं आज सुन रहा हूँ, कम से कम नहीं तो 5-10 साल से मैं सुन रहा हूँ, यही नंबर सुनता हूँ मैं। बढ़ने चाहिए, बढ़ने और लगभग 20 साल से जो है वो 15 करोड़ पे टिका हुआ था मामला। अब कहा ही जाता है मुसलमानों की बहुत आबादी बढ़ रही है, अब फंसे हुए हैं 17 करोड़ पे। इस मुल्क की आबादी हो गई 120 करोड़ से वो ज़्यादा। तो 120 करोड़ की आबादी में भी अभी भी 17-16 पे टिके हुए हैं। तो मैंने कहा कम से कम, मैं इसलिए नहीं आबादी गिन रहा हूँ कि आप वोट तो जो मिलना होगा मिलेगा, कि भैया जब डेवलपमेंट की स्कीम बनाओ तो सही तो बनाओ। आप तो 15 करोड़ पे बना दोगे स्कीम, हैं 20 करोड़ 25 करोड़ लोग, तो जब आप 15 करोड़ के लिए जिस स्कीम को जो 20 करोड़ या 25 करोड़ लोगों के लिए जो स्कीम होनी चाहिए, आपकी स्कीम 15 करोड़ पर टिक जाएगी तो वो लोगों तक पहुंच ही नहीं सकती। नहीं, आप पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल पार्टीज में खुद माइनॉरिटीज का होना चाहिए, वो हमें नजर नहीं आता, नहीं है। चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस की शक्ल में हो या असेंबलीज में एमएलएस की शक्ल में हो या मिनिस्टर्स की शक्ल में हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने दिल से खुलकर आगे बढ़कर ऐसा इकदाम नहीं करती जिसमें माइनॉरिटीज आगे आते हैं। एकदम देसी भाषा में कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी या सो कॉल्ड जो सेकुलर लोग कहते हैं अपने को, ये थोक में मुसलमानों का वोट लेते हैं, रिटेल में भी उनको कुछ नहीं देना चाहते। बीजेपी की बात छोड़िए, बीजेपी तो जानती है कि भाई हमें वोट भी नहीं मिलता, तो ठीक है हम जो कुछ देते हैं वो बीजेपी अपने एक जिम्मेदारी समझ के देती है, लेकिन जो है ये तो थोक में एक तरफा मुसलमानों का बस नकवी साहब, कांग्रेस को मिलता है विरासत में मुसलमानों का वोट, बीजेपी को आप भी एक तरफ करते हैं कि मुसलमानों का वोट खुल के नहीं मिलता है। नकवी साहब, हम बदलेंगे, देश बदलेगा। हम बदलना चाहते हैं और इस देश को अच्छा करना चाहते हैं, तो मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को और आम पिछड़े हुए हिंदुओं को सही करे बगैर, उनको उनका सतर बढ़ाए बगैर हम इस देश को बदलने का ख्वाब नहीं देख सकते। आप भी मानेंगे, सारे हिंदुस्तान वाले मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नरेंद्र मोदी साहब पे जो उनका जो अप्रिसिएशन हुआ था वो डेवलपमेंट के बेसिस पे हुआ था। आज हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा चलन है कि नरेंद्र मोदी एक सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उनके गवर्नमेंट में अच्छा होता है और वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, कॉरपोरेट्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। एक सवाल है जो डेवलपिंग हिंदुस्तान में 15 से 20 साल हो गए इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद, इसका श्रेय बहुत हद तक कांग्रेस को जाता है और कुछ हद तक आपकी भी गवर्नमेंट थी 5 साल एनडीए, उसको भी जाता है। एक मिली जुली तरीके से हिंदुस्तान ने अपने आर्म्स को खोला और डेवलपमेंट की राह पर चले।
ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ गुजरात को इसका क्रेडिट दिया जाए, जबकि झारखंड में डेवलपमेंट है, छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट तो हर जगह हो रहा है हिंदुस्तान में। देखिए 7 साल लगभग एनडीए की सरकार थी सेंटर में वाजपेयी जी साहब के क़यादत में, और लगभग 7 साल इस सरकार को पूरा होने आ रहा है। मैं मानता हूँ कि डेवलपमेंटल एक्टिविटी इस मुल्क में बढ़ी है। इकोनॉमिक रिफॉर्म की शुरुआत बीजेपी या एनडीए के वक्त में हुई, जिसे जो आगे अभी भी चल रही है। जहाँ तक गुजरात का सवाल है, तो गुजरात वैसे भी एक रिच स्टेट रहा है और वहाँ पर डेवलपमेंटल एक्टिविटी में इक्वल भागीदारी, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, वो करता है। मैं मानता हूँ कि अगर गुजरात डेवलपमेंट में आगे है तो मोदी साहब को तो ठीक है, उसका उनको जो है क्रेडिट जाता ही है, लेकिन गुजरात के आवाम को जाता है, बिल्कुल गुजरात के हिंदुओं को जाता है, गुजरात के मुसलमानों को जाता है, जो बड़ी तादाद में वहाँ के ताजिर हैं, वहाँ पे जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पर जो और एक्टिविटीज़ है, उसमें वो बहुत ऑनेस्टी के साथ लगे हुए हैं, एकजुट होकर के लगे हुए हैं। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि डेफिनेटली अब जो चीफ मिनिस्टर होगा उसको भी लोग क्रेडिट देंगे। जैसे दंगों का आप क्रेडिट देते हैं तो डेवलपमेंट का भी क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। दंगों का क्रेडिट इसलिए दे रहे हैं कि वो खामोश हो गए थे, नहीं हो गया यहाँ पर ये क्रेडिट इसलिए है कि आमतौर पे गुजराती एंटरप्राइज जो है, गुजराती कम्युनिटी इटसेल्फ इज ए रिसर्जेंट, वेदर इट इज हिंदू मुस्लिम और व्हाटएवर, तो उनका क्रेडिट ज्यादा है, बिल्कुल है, और उनका स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, महाराष्ट्र से करीब होने में, वो भी है, बॉम्बे से करीब होने में, पोर्ट से करीब होने में। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बुराई भी अगर है तो अगर अच्छा काम भी किया है तो उसको भी किसी ने सराहा है तो बुराई। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये अन्ना हजारे साहब जो है वो कोई सर्टिफिकेट लेकर के घूम रहे हो कि साहब ये अच्छे हैं वो बुरे हैं, उनके सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत किसी को है नहीं। नाजरीन, आपने देखा हमने मुख्तार अब्बास नकवी साहब से कई इश्यूज़ पे बात की, करप्शन पे और अन्ना हजारे से रिलेटेड कुछ चीज़ें, लोकपाल बिल पे बात की। इस गुफ्तगू को यहीं हम रोकेंगे। अगले हफ्ते फिर एक बार मुख्तार अब्बास नकवी साहब से बात को जारी रखेंगे। हम फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।